नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। आज आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं देश विदेश और संसार में चल रही सत्ता संघर्ष की तरफ आम जनता का ध्यान, जहां भारत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश में की सत्ता पर काबिज होने के लिए पक्ष और विपक्ष का, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष पार्टियों के बीच कशमकश चल रही है। कौन 2024 की चुनावी जंग में मोर्चा मारेगा, इसके लिए अभी से व्यूह रचना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका, चीन और रूस सहित पूरे विश्व के तमाम देशों में वर्चस्व की जंग चढ़ी हुई है। एक जो शीत युद्ध के बाद जो समाप्त हो गया था, वो वर्चस्व की जंग फिर तेज हो गई है। यूक्रेन और रूस के झगड़े के बीच में आज ताज़ा खबर आई है कि यूक्रेन में एक निजी जो सेना था, एक अपराधी द्वारा गठित सत्ता, पुतिन की एक भूल रही कि एक ऐसे अपराधी पे विश्वास करके उसे निजी सेना रखने के लिए इजाज़त देने की। आज वही रूस के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, परंतु इस विद्रोह को देर सवेर रूस समाप्त कर देगा। भले ही इसका समर्थन यूक्रेन से लेकर नाटो इत्यादि पश्चिमी देशों का परोक्ष समर्थन हो, परंतु इसकी जो डोर है वो रूस विरोधी तत्वों के हाथ में चले गई है। तो किस प्रकार का इस विद्रोह को कितनी देर में पुतिन समाप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 2024 में जो भारत के लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये अब 23 है और अभी से रणभेरी बजने बैठ गई। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, राजग गठबंधन, उसके प्रमुख जो हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की अपनी इसी सप्ताह अमेरिका की बहुत सफल यात्रा के बाद अपना परचम पूरे विश्व में लहरा चुका है। जिस प्रकार से वो अमेरिका के सत्ता प्रतिष्ठान, चाहे व्हाइट हाउस हो या कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में उन्हें संबोधित करना हो, या भारतीय जन समुदाय के या अमेरिकी उद्योगपतियों के समूहों से उन्हें मिले हो, पूरी तरफ से मोदीमय पूरा अमेरिका, उसमें भारत की यशोगाथा काफ़ी में वृद्धि हुई। उससे क्या हुआ कि एक प्रकार से भले ही भारत की वो हुआ, परंतु इसके साथ साथ 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, उसकी तरफ एक साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन ने एक संदेश दे दिया है कि उनके नेतृत्व में जो सरकार होगी, देश में तो विकास का परचम लहराती है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में भारत के सम्मान और भारत के अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार से कांग्रेस को, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो पहली बार यहाँ आए तो भारत की विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, और जब दूसरी बार आए तो वो 5वें स्थान पे थी भारत की अर्थव्यवस्था, और अब कुछ ही दिनों बाद भारत तीसरे स्थान पे, मजबूत स्थान पे आ जाएगा। उन्होंने साफ किया कि भारत के विकास का जो परचम लहरा रहा है, उससे पूरे विश्व को एक नया मजबूती मिलेगी और भारत की संस्कृति सबके कल्याण में निहित है। जिस प्रकार से उन पर अल्पसंख्यक विरोधी और उनकी उपेक्षा करने, उनको प्रताड़ित करने का इत्यादि आरोप गाए बगाए पश्चिमी देशों के सह पर चलाए जाते हैं, उनका भी उन्होंने कड़े शब्दों में जवाब दिया। और भारत में सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास का ये एक प्रचलित अपना वाक्य बोल के सबको धराशायी किया। तो दूसरी तरफ देखते हैं हम भारत में जो कई 4 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस ने भारत की सत्ता पे जो
एक छत्र राज किया, देश के विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें रही, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के एक अमिट छाप रही। तो वो कांग्रेस आज अपने नेतृत्व की कमजोरी के कारण एक नेपथ्य में चले गई, सत्ता के नेपथ्य में चले गई है। और 2-3 राज्यों में राजस्थान से लेकर राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और हिमाचल में उनके शासन है। आने वाले समय में उनका कर्नाटक में जिस प्रकार से कर्नाटक की सत्ता में अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करके वहाँ के जनादेश का वर्ण किया, उससे कांग्रेस की भले ही आशाएं और विपक्षी दलों की आशाओं में नई किरण दिखाई दी कि वो 2024 में मोदी को सत्ता से हटा सकते हैं, एक विश्वास जगा। उसी को देखते हुए अभी कल पटना में विपक्षी दलों की मुख्य विपक्षी दल जिसमें ममता से लेकर ये डीएमके से लेकर ये क्या कहते हैं झारखंड की पार्टी से लेकर केजरीवाल की पार्टी से लेकर नीतीश कुमार के जनता दल यू से लेकर राष्ट्रवादी जनता दल लालू प्रसाद के से लेकर कश्मीर में दोनों एक फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद महबूबा मुफ्ती से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर तमाम जितने महाराष्ट्र में शिवसेना शरद पवार इत्यादि सब झारखंड के नेता से लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। सबने एक स्वर में कहा कि 2024 को देश में लोकशाही को बचाने के लिए, देश में लोकशाही को बचाने, कितना ज़बरदस्त संदेश देते हैं लोकशाही, ऐसे लगता है लोकशाही के ध्वजवाहक हैं। ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम थे, इसमें नहीं शामिल हुए तो बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती नहीं शामिल हुई और बीजू पटनायक शामिल नहीं हुए। उधर से दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के दोनों चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी ये दोनों नहीं हुए। और तेलंगाना के किस ढंग से ये तमाम चीज़ें ये है कि किस प्रकार से इस विपक्षी एकता को मजबूत करने के नाम पे कि 2024 में मोदी को अपदस्थ करने के लिए विपक्ष का एक मजबूत गठजोड़, और वो गठजोड़ क्या कह रहे हैं, महागठजोड़ की बात कर रहे हैं। वो गठजोड़ भी कह रहे हैं कि हम भारत में लोकशाही भारतीय संस्कृति की बचाएं। अब इसका चीर फाड़ किया जाए कि किस प्रकार से ये भारत की संस्कृति को है। एक तरफ मोदी पक्ष है जो विश्व में लहरा रहा है, परंतु हकीकत क्या है, ये जो सत्ता की बंदर बांट के लिए अधिकांश है, देश की आम जनता क्या चाहती है कि उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति मिले, महंगाई से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, सुशासन मिले और राष्ट्र विरोधी तत्वों में आतंकवाद से लेकर भारत विरोधी तत्वों को अंकुश की बात मिले। ये अधिकांश देश की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता ये चाहती है, अमन चैन से रहना चाहती है। पर हकीकत क्या है, हकीकत क्या है कि सत्ता में बैठ जाते हैं, उनके अपने प्राथमिकताएं होती, वो अपने सत्ता लोलुपता के लिए, धन लोलुपता के लिए, पद लोलुपता के लिए, लोकेशना के लिए, वो आप जनता की सेवा करना, जनता के लिए तमाम जो लोकशाही को मजबूत करने के जो दुहाएं देते हैं उनको भूल कर वो अपने निहित स्वार्थों में लगे रहते हैं। जिस समय ये देखा, चाहे इससे पहले सपरंग की सरकार 9 साल हुए अभी मोदी सरकार को बने हुए, तो मोदी सरकार से पहले जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सोनिया गांधी, मनमोहन के नेतृत्व वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, तो वो सरकार में भी क्या है,
वहाँ भी बेरोजगारों को वो यही ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, महंगाई पे अंकुश नहीं था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई डांगन के नाम पे तमाम जन आंदोलन किया, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के नाम पे आंदोलन किया, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, आतंकवाद से मुक्त करने, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के नाम पे वो किया। और तमाम ये चीज हकीकत क्या है, जैसे ही आए तो ये जितने भी गठबंधन होते हैं, ये गठबंधन केवल सत्ता प्राप्ति के लिए होता, सत्ता लोलुपता के लिए होती है। जनता जब सत्ता आने के बाद इनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। प्राथमिकताएं कैसे बदल ला रही है जनता को, वो बहुत अच्छी बात थी कि जब कोरोना में तालाबंदी हुई पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो उस समय ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न मुहैया कराना, ज़रूरतमंदों को 80 करोड़ को, 90 करोड़ को लोगों को, फिर उसके बाद चुनावी लाभ के लिए इस प्रकार का वो कर दिया, लोगों को अकर्मण्य बनने के लिए। हमारा ये मानना है ज़रूरतमंदों को, जो साधनहीन हैं, उनको कुपोषण के शिकार हैं, उनको तो खाद्यान्न दिया जाए, उनको काम पे लगाया जाए, उनको मजदूरी बढ़ाई जाए। और जो प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ न्यूनतम वेतन तो दिया जाए। कहाँ, अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन तक ही नहीं मिलता है। किस प्रकार से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ये देखने वाली कोई संस्थाएं जो है वो केवल अपने पेट उदर पूर्ति के लिए, सरकारी जो विभाग बने हैं वो अपने उदर पूर्ति के लिए, लोगों को चाहे सरकारी नौकरी नहीं देते, लाखों पद सरकारी पदों विभागों में खाली पड़े हुए हैं, पर काम करने के नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। नियुक्तियों को भी ऐसे माने जैसे अग्निवीर रख दिया। अग्निवीर को भी इस प्रकार देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर का क्या काम, अग्निवीर का क्या मतलब है? जब तुम देश की हिफाजत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वालों की के लिए भविष्य की सुरक्षा का को भी तुम्हें भार लग जाता है, तो ये उचित नहीं है। बेरोजगार दीजिए लोगों को। जिस प्रकार से यूपीए सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया रोजगार देने के मामले में, वैसे ही मोदी सरकार का भी उचित कार्यकाल नहीं रहा रोजगार के मामले में, महंगाई रोकने के मामले में। आप एक तरफ तो वेतन, सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन आयोग या 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग बनाते हो, महंगाई भत्ते की किस्तें देते हो। दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में अधिकांश जो जनता असंगठित क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए न्यूनतम वेतन तक भी देने की मजबूती से ऐसा तंत्र न मोदी सरकार ने वो करा पाया, न कांग्रेस सरकार। आपने ठेकेदारी प्रथा में सरकारी विभागों से लेकर कितना शोषण होता है। सरकारी कर्मचारियों को दुनिया भर के खर्चे, क्या उनकी आवश्यकताएं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं अलग हैं? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं चाहिए? जिस प्रकार से ये देश में देखा जा रहा है कि देश की सरकारें चाहे कोई हो, पाकिस्तान से आप विश्व कप क्रिकेट के नाम पर जो है पाकिस्तान से मैच खेलने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान ने भारतीय संसद से लेकर भारत के एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए यहाँ पे आतंक की धारा बहा दी। आप उनके साथ मैच खेलेंगे? क्यों खेलेंगे आप ये कहें ये आतंकी देश है, इसके साथ क्रिकेट मैच नहीं होगा। आप विश्व को रास्ता दिखाइए, पर जो आपके में आतंक में तबाह कर रहा है आप ही कुछ नहीं कहेंगे तो दूसरे देश क्यों कहेंगे? आप इतनी ताकत है भारत में कि वो चाहे तो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके क्रिकेट के देश में अलग थलग कर सकता है। कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं चाहेगा, परंतु भारत के हुक्मरान वो पाकिस्तान के मैच कराने के लिए तैयार हैं। भारत की सरजमी पे पाकिस्तान के नापाक कदम आए, ये उचित नहीं है। चीन के साथ इस प्रकार का जो कार्यक्रम, चीन हमारे भारत को चाहे बम्बई में आतंकी हमले के हो या अन्य हमले के, उनके आतंकियों को आतंकी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल को पकुंद करता है। तो आप चीन के को ये कहिए आपसे तब तक मित्रता, तब तक व्यापारिक संबंध नहीं हो सकते हैं जब तक आप भारत के इस प्रकार के
अपराधियों को संरक्षण देने का काम करें। तो ये जो चीज़ें हैं, भारत की एकता और अखंडता का सर्वोच्च पराक्रम। जिस प्रकार से इजराइल, इस समय एक बड़ी अच्छी खबर आई कि जिस प्रकार भारत द्रोहियों के खिलाफ विश्व के कई क्षेत्रों में कुछ घटनाएं हुई हैं, उन पर अंकुश लगाने का हमें ये सराहनीय है। हमें इजराइल और अमेरिका और रूस की तरह, चीन की तरह सीखना होगा कि अपने हितों को कैसे वोट। अब समान नागरिक संहिता कानून आ रहा है, ये बहुत पहले बनना चाहिए, 47 में ही बन जाना चाहिए था, इसमें भी वो कर रहे। दूसरा तरफ जो विपक्ष का गठबंधन है, ये केवल अंध तुष्टिकरण कह रहे हैं, भारतीय देश की संस्कृति के खिलाफ है। क्या संस्कृति के खिलाफ है? जो लोग देश की एकता और अखंडता, भारत माता के खिलाफ काम करते हैं, उनको संरक्षण देना, भारत को मजबूत करना है क्या? कौन सा देश है कि जो आत्मघाती लोगों को, राष्ट्रघाती लोगों को संरक्षण देता है? अल्पसंख्यकों के नाम पे इस प्रकार के कृत्य करने वालों को संरक्षण देना उचित नहीं है। जिस प्रकार से तुष्टिकरण किसी का न हो, किसी से पक्षपात न हो, सबको समानता का अधिकार मिले, कानून सबके लिए एक हो, वो राष्ट्र के हित में है, सबको विकास का अवसर मिले। परंतु जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, परिवार के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे जिस प्रकार परिवारवादी पार्टियां चल रही है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। परिवार इकाई राष्ट्र क्या, विश्व को धरोहर है भारत की तरफ, परंतु केवल लोकतंत्र के नाम पे अपने परिवार का थोपशाही चलाना ये उचित नहीं है। इसलिए हमें ये है कि जो दो प्रकार के दल हैं भारत में, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई, चिकित्सा व्यवस्था जो भाई लोगों को स्वास्थ्य का नहीं है, निजी अस्पतालों के रहमो करम पे एक प्रकार से अस्पतालों का इलाज करने का कुछ वो नहीं है, न वो अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं, न वो रोगियों की चिकित्सा ठीक ढंग से करते हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसे कमाना, अनावश्यक बिल बनाना, अनावश्यक जांच करानी, अनावश्यक कृत्यों में लिप्त रहते हैं। इसलिए आम जनता त्रस्त है, उसे रोजगार से लेकर रोजगार मुहैया नहीं कराता, उसे समय पे कानून, जिस प्रकार से कानून की बात है कि अपराधियों को दंडित करने के लिए तैयार ही नहीं है न्यायपालिका। आखिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है जब वो न्यायपालिका अपराधियों पे अंकुश लगाने, जो जघन्य अपराध है, जिस पर नजफगढ़ कांड की दामनी के जघन्य अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ दिया। न्यायाधीश ने अपनी, जब जांच अदालतें और उच्च अदालतें उसको घृणित अपराधी मानती है और उसने ऐसा कृत्य किया, उसके बाद भी आप छोड़ देते हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। देश में किस प्रकार कानून उस पर, उन अपराधियों ने छूट के एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी, आपकी जवाबदेही नहीं है। आपके सनक के कारण निर्दोष आदमियों की कानून व्यवस्था की सारी जने, आप अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने को मानवाधिकार का प्रवक्ता बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और जो न्याय के लिए दर दर वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अदालतों में एड़ियां रगड़ते हैं, उनके लिए कोई राहत नहीं है आपके पास। शिक्षा नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है, रोजगार आम आदमी को है नहीं, महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है, नियुक्तियां, सरकारी पद, खाली पद भर नहीं रहे हैं, तो आखिर ये गठबंधन किसके लिए, कौन सी लोकशाही ये मजबूत कर रहे हैं? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में किसी में कोई अंतर नहीं। अपने राज्यों में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये केवल उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कुछ बेहतरीन काम किए, और तो कोई रोजगार के नाम पे कोई कर ही नहीं रहा है। लोगों को किस प्रकार से सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं, उत्तराखंड में कितना बड़ा पाखंड हो रहा है, वहां तो पूरे तंत्र ही इस प्रकार से हाशिए में पड़ गया। अवैध अतिक्रमण वालों की जमात उनको बचाने में लगे हुए हैं, अपने गठ सत्ता के लिए किस प्रकार के कुकर्म कर दे, सारे अपराधियों का गढ़ बना दिया।
कौन करेगा? जनादेश का अपमान, जन आकांक्षाओं की उपेक्षा, उनको रोनना, इससे लोकशाही मजबूत नहीं होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी प्रतिशत पंजाब को देखो, चाहे ये देखो, केवल आप चुनाव जीतने के लिए प्रलोभन दे तो चुनाव आयोग कहाँ गए, न्यायपालिका कहाँ गई? एक निष्पक्ष मतदान हो, और जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल प्रलोभन दे रहे हैं, देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए, न्याय निःशुल्क होना चाहिए। यह प्राधिकरण, व्यापारीकरण, शिक्षा, धर्म का, शिक्षा का, न्याय का, चिकित्सा का आपराधिक, ये व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। व्यापारीकरण से न्याय दम तोड़ देता है, शिक्षा दम तोड़ देती है। शिक्षा देश की एक मूल शक्ति होती है, यहाँ के नागरिकों को शिक्षित करने का, वो काम नहीं होता। तो इसलिए हमारा ये मानना है, जितने भी गठबंधन बन रहे हैं देश में, अपनी भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजों के गए 75 साल से अधिक हो गए, अभी तक भारतीय भाषाओं में भारत का नाम पे, अभी हमें बड़े गर्व हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में भारतीय भाषाओं में संबोधन किया। यह संबोधन तक न हो, भारत के दूतावास भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, पर वो उनसे करवा नहीं रहे हैं। भारत का नाम, भारत के नाम से, इंडिया के नाम से ज़्यादा जान रहा है। भारत के नाम से अधिकांश देश नहीं जानते हैं, ना वो नाम पटों पे इस प्रकार का भारत लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार से देश की आज़ादी के लिए, देश के नागरिकों को जब राष्ट्रीय संस्कार नहीं दी जाएंगे, जिस प्रकार से इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बंगाल में देखा कि बच्चों को किस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें सुधार कुछ नहीं। राष्ट्रवादी और जिन लोगों ने, भारतीय आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को रोकने का काम किया, उनके नाम को महिमा मंडित करने का, उनके इतिहास को पढ़ाकर भारतीयों के मान मर्दन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कलंकों को देश के स्मृतियों से मिटा देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि सारे देश के नागरिकों को, चाहे किसी धर्म या किसी मजहब के, किसी क्षेत्र के, किसी लिंग और किसी भाषा के भी हों, उनसे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सब भारतीय रूप से, और राजनीतिक पार्टियों पे जो जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा, लिंग के नाम पे राजनीति करते हैं, उन पर प्रतिबंध, महिलाओं को बसों में, अरे ये क्या है, लिंग भेद नहीं है क्या? इस प्रकार की कार्रवाई से न राष्ट्र मजबूत होता है, सत्ता का हरण तो किया जा सकता है, जनादेश का हरण, पर लोकशाही मजबूत नहीं होती है। जिस प्रकार से परिवार वंशवाद चल रहा है, ये भी नहीं चलना चाहिए लोकतंत्र की। और जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन में लोकतंत्र नहीं होते, अधिकांश संगठनों में, राजनीतिक दलों में, संगठन में लोकतंत्र नहीं। इसलिए हमारा ये मानना है, देश के हित में मजबूती से काम करने के लिए देश में ज़रूरत है राष्ट्रवादी मूल्यों को साकार करने वाली, राष्ट्रहित में, जनहित में काम करने वाली सरकार की, नई सत्ता लोलुपताओं की, नई ठग गठबंधनों की, नहीं पद लोलुपों की। इसलिए हमारा ये मानना है, नागरिक जागरूक हों और ये तमाम प्रकार के ठग बंधन से ले सत्ता लोलुपता के बंधनों से मुक्त होकर देश के राजनीतिक दलों को, ये राजनीतिक दलों के आप सेवक न बनिए, इनको जनता का सेवक बनाइए, राष्ट्र का सेवक बनाइए। आप ये मत कहिए कि जो भी पार्टी गलत करती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, गलत करने वालों को कान पकड़ के उनको सत्ता से दूर करिए। जो सही कर रहे हैं उनको सत्ता में बैठिए। इसलिए जब तक अंध तुष्टिकरण के रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे,
1947 की तरफ देश का बंटवारा करने के लिए, देश के विभाजन करने के लिए जो लोग एक धार्मिक आधार पर यहाँ पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो केवल अपने धर्म विशेष के लिए यहाँ काम करना चाहते हैं, उनको भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ केवल एक विधान, एक शासन चलना चाहिए। इसके अलावा देश में किसी प्रकार की, सबको अपनी आस्था की पूजा का वो हो, परंतु हमारे अलावा कोई न रहे, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों पर कड़ाई से अंकुश लगाना चाहिए। लोकतंत्र के सहनो भवंतु का बात होती है, सबको होती है, और सब कल्याणकारी, राष्ट्र के कल्याणकारी के लिए होनी चाहिए। इसलिए देश के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, इस प्रकार के ठग गठबंधनों से, सत्तालोलुप गठबंधनों से, परिवार, लोकतंत्र के गला घोंट कर परिवार को आगे बढ़ाने वाले गठबंधनों से, और राष्ट्र विरोधी भारतीय संस्कृति को रोनने वाले, जो कह रहे हैं गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे इस प्रकार से अपमानित करते हैं, उन्हें भारत की संस्कृति का अपमान करने के लिए ऐसे प्रकार के कृत्य करने वाले, कहने वाले, भारत की आस्थाओं का मजाक उड़ाने वालों पर अंकुश कड़ाई से लगना चाहिए, और गो गंगा गीता और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों का अपमान करने वालों पर कड़ाई से अंकुश लगना चाहिए। जय हिंद, जय।